Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Fine, beta. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, अब देख रहे हो, सब पढ़ के देख रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कुछ कुछ समझ आने लग गए आपको टॉपिक वगैरह और आपकी सिलेबस? कोई डाउट? प्रैक्टिकल बनानी शुरू कर दी आप सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Practical Yes, file ma'am. तो बना लिए हैं मैम। ओके। मैम ये प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा वहाँ पे? प्रैक्टिकल बेटा जैसे वाइवा होता है, वाइवा लेंगे आप लोगों का, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा। पूछेंगे जितने भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स फाइल्स के अकॉर्डिंग, ईपीसी 1 2 3 4 है जो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे। ठीक है? Okay, ma'am. आज स्टूडेंट कम है। बारिश हुई है मैम, इधर मौसम खराब है। अच्छा, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो स्टार्ट करें। मैं थोड़ा सा आज मतलब कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो, ई लर्निंग वाला टॉपिक भी इजी है आप लोगों का जो नेक्स्ट है, और कल हम जब कर रहे थे पेपर थ्री में हम कर रहे थे, तो फर्स्ट हमने कर लिया था फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और इंडिविजुअल फैक्टर्स। आप कर रहे थे टास्क फैक्टर्स, पेज नंबर 77, पेज नंबर है 77। टास्क फैक्टर में देखो, हमने टास्क फैक्टर में क्या है कि कार्य का कठिन स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टास्क। इसमें हम ये कहें कि जहां पर एक डिफिकल्टी आ जाती है, जैसे मान लो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि डिफिकल्टी हाई है या लो है, वो डिपेंड करता है हमारी हम कितना मोटिवेट हो सकते हैं। कई बार हाई डिफिकल्टी आ जाती है तो हमारी जो स्पीड कहीं वो स्लो हो जाती है, तो गति जो होती है उसकी स्लो हो जाती है कि इतना डिफिकल्ट है, इतनी कठिनाई है। कल ये मैंने मेरे ख्याल से पॉइंट बता दिया था आईएएस ऑफिसर का, मैं बता रही थी आप लोगों को, उसमें मैंने इस चीज को कंप्लीट कर लिया था। सेकंड आ जाता है सिमिलरिटी ऑफ द टास्क, कार्य की समानता के अंदर हम एक काम को सीख लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम जब हम करने लगते हैं तो उसके सिमिलरिटीज हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं, कि वो जिससे उसका सीखना जो है इजी रह जाता है, हमारी जो मेहनत है वो कम लगती है, और इजीली हम उस चीज को सीख के अपने एक उसके अंदर हम ये कहें कि प्रोफेशनलिस्ट ला सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं उसको। जैसे हम ये कहें कि अगर मान लो हम साइकिल सीख रहे हैं, तो साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से फिर कार, हम यही कहते हैं ना साइकिल चलानी आ गई, अब आपको स्कूटर चलाना आ जाएगा, बाइक चलानी आ जाएगी। फिर जब हम बाइक चलाने लगते हैं तो हम कहते हैं अभी इजिली आप लोगों को गियर पता चल गया, आप इजिली हैंडल कर पाओगे, अब आप कार चलानी सीख लोगे। तो ये क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। या हम कहें कि आप टाइपिंग सीख ली और टाइपिंग से आप कंप्यूटर चलाना, कीबोर्ड को यूज करना अब आपको आ गया है, तो ये क्या है, ट्रांसफर फॉर लर्निंग है। फिर है मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, कार्य का अर्थपूर्ण होना। अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो, उसके मीनिंग को आप समझ चुके हो, डीपली उसको जान चुके हो। कई बार हम क्या करते हैं कि आपने सिर्फ सुना, उसका मीनिंग सुना, फिर हम कहेंगे होता क्या है वो तो बताओ। जब हम डीपली पूछते हैं तब आप कईयों को नहीं पता होता, क्योंकि आपने सीखा ही इतना।
जब आप किसी चीज को ध्यान से इंटरेस्ट लेकर सीख लेते हो और आपका पूरा फोकस उसी के ऊपर होता है, उसके मीनिंग को जानने के ऊपर, तो इससे क्या होता है, उसको सीखना उसका प्रभावशाली हो जाता है। अगर कोई भी अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो वो काम इतना इफेक्टिवली नहीं होगा जितना हम ये कहें कि उसका मीनिंग जानकर हम कर लेते हैं। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, घर पे आपको कोई काम के लिए कहता है तो आप फटाफट उस काम को बिना सुने ही करने लग जाते हो। तो दूसरा पर्सन क्या बोलता है कि पहले ध्यान से सुन तो लो, आप समझ ही नहीं आया, आप करना शुरू कर दिया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। हमेशा हम क्या, कई बार हड़बड़ी में हम ये काम कर देते हैं कि फटाफट हम उस काम को बिना सुने ही रिएक्ट करना लग जाते हैं। तो ये भी एक है जिसके अंदर हम ये कहें कि उसका प्रभाव जो है हमारे काम के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आएगा लेंथ ऑफ द टास्क, कार्य की लंबाई कितनी है, उसके ऊपर भी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। उसके ऊपर भी हमारा जो हमारे सीखने के ऊपर जो असर है उसके ऊपर पड़ता है। जैसे हम ये कहें कि कार्य की लंबाई अगर छोटा है तो हम उसको बड़े उत्साह के साथ कर लेंगे कि हाँ ये छोटा सा काम है, और इससे एक ये भी रहेगा कि मेरा काम टाइम से हो जाएगा और पूरा परफेक्ट हो जाएगा। और वही काम अगर हम ये कहें कि लॉन्ग है, उसके ऊपर मेहनत ज्यादा लग रही है और टाइमिंग कम है, पेशेंस चाहिए उसके लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, फिर हम ये कहें कि अगर वो प्रॉपर से नहीं हुआ तो हमें एक तरह से ये हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो ये क्या है, कार्य की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सीखोगे। कई बार क्या होता है कि अगर काम जो है, जो सीखना जो है वो लंबा चलता रहता है तो हमारे एक बोरिंग, मतलब कि ये कहते हैं ना, ये यार ये सीखना ये बोरिंग हो गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने जरूरी है, एक्टिविटी को चेंज करना जरूरी है। आजकल हर एक काम को अगर आप सीखते हो ना तो सेम पैटर्न नहीं रहेगा। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट आपको पॉइंट इसी में आ जाएगा, मेथड्स के अंदर। मेथड्स फैक्टर्स, यानी कोई भी अगर हम काम करते हैं तो सेम मेथड नहीं होता है। सेम मेथड जब होने लग जाता है तो उस काम को जो सीखने वाला होता है वो उतना इंटरेस्ट लेकर उस चीज को नहीं सीखता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सबके, व्यक्तिगत रूप से हम सभी अलग अलग हैं और हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ये कहूँ कि डेली क्लास लगती है तो टीचर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराता रहता है, ताकि आज मैं बच्चों को ये कराऊं, बच्चे ये बहुत अच्छे से सीखेंगे, या मुझे आज बच्चों को बाहर लेके जाना है, या मुझे आज ये डेमो करके दिखाना है, आज मुझे प्रोजेक्टर यूज करना है, आज मुझे मतलब कि अलग अलग वे से वो मेथड्स को है ना, आज मुझे बच्चों को स्टोरी सुनानी है। तो ये क्या है, एक अलग अलग वे से बच्चों को प्रेजेंट करना, जिससे एक तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, एक लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है और बच्चे उसमें मोटिवेट होते हैं, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, डिसिप्लिन बना रहता है, तो वो क्या है, बच्चे उससे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखो 78 पेज पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बार बार अभ्यास करके नहीं देखोगे तो उससे क्या होएगा, नहीं करोगे तो आपको ये कहें कि आप उसकी सीखने की जो गति है वो भी धीमी हो जाएगी, उसमें परफेक्टली आप उसके अंदर काम नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, प्रैक्टिस करने से आपकी जो लर्निंग है वो एक प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। और अगर नहीं करते हो तो जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी काम एक बार हम ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे एग्जाम टाइम में हम करते हैं, हमने सीख लिया लेकिन हम रिवाइज जरूर करते हैं ताकि इससे हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा बना रहे। तो प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। सेकंड आता है लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप करके उसका प्रयास करना चाहिए, खुद प्रयोग करना चाहिए, ना कि अब मैं ये कहूँ कि मैं आपको किस ड्राइव सिखा रही हूँ और मैं ये कहूँ कि फर्स्ट ईयर ऐसे लगता है आप साइड वाली सीट पे बैठे हो, कंडक्टर सीट पे बैठे हो, आपको आप क्या कहोगे, हाँ मुझे आ गई, फर्स्ट ईयर ऐसे लगता है सेकंड ईयर। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ड्राइवर सीट पे आओ, वहां बैठे बैठे तो अच्छा इतना इजी आ गया, बस गाड़ी चलाना तो आ ही गया। लेकिन करके सीखना, जब हम उसकी खुद प्रैक्टिस करते हैं
तो हमें उसके अंदर ये लगता है कि हाँ, इसको चलाने के लिए ये ध्यान पूरा रखना पड़ता है, साइड में देखना पड़ता है, बैक में देखना पड़ता है, गेयर ऐसे लगते हैं। तो ये क्या है, पूरी प्रैक्टिस जरूरी होती है। फिर है सूझबूझ द्वारा सीखना। सूझबूझ द्वारा सीखना, मैंने आप लोगों को गेस्टाल्ट थ्योरी कराई हुई है, जिसके अंदर पूरा का पूरा उसके अंदर गेस्टाल्ट विधि हमने की है ना, याद? वो चिंपेंजी वाला मैंने आपको बताया था कि वो केले उतारता है, याद है आप लोगों को? यस मैम। क्या नाम होता है उस चिंपेंजी का? सुल्तान, ठीक है ना? तो उसमें क्या है, यहाँ पर रटने की बजाय हमें क्या करना है, उसको सूझबूझ विधि द्वारा सीखना है। फिर है सीखने की विधियां। सीखने की विधियां भी प्रभावित करती है हमारे सीखने के ऊपर, कि उसके अंदर हम ये कहें कि जो सीखने वाला है उसकी व्यक्तिगत रूप से उसको किस विधि का चयन करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? उसके अंदर उसको कितनी फ्रीडम देनी है, ठीक है? ऐसा एनवायरनमेंट उसको देना है कि उसकी जो भी राइट्स और ड्यूटीज हैं वो खत्म ना हो, उसके अधिकारों का हनन ना हो, उसको इक्वालिटी मिले, उसको समझने के लिए उसको प्रॉपर हम ये कहें कि उसको भी बोलने का हक है। तो ये पूरा लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी आ जाएगी इसमें, ठीक है, जिसमें सीखने की विधियां आ जाएंगी। फिर है सुनना। सुनना हम ये कहें कि एक एक्टिव पार्ट होता है। मान लो आप लोग सभी सुन रहे हो, लेकिन सुनने के लिए एक प्रॉपर हम ये कहें कि एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन होना जो बहुत जरूरी है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तब भी आप उस चीज को ध्यान से सुन पाते हो, और जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं उनको इम्प्रूव कर पाते हो, और जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाते हो। तो सुनना क्या है, सुनना भी एक आर्ट है। देखो, प्रभावशाली ढंग से सुनना भी एक आर्ट है। अब मैं कहूँ कि सभी बच्चे बैठे हैं, पता नहीं कितने बच्चे कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज को सुन रहे हैं कि आज मुझे कुछ सुन के जाना है, अच्छे से सीख के जाना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टाइमली टेस्टिंग। टाइमली टेस्टिंग में हम ये कहें कि जितना भी सीखा है टाइम टू टाइम हमें उसका टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कितना अचीव कर लिया उस चीज को। फिर आता होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड के अंदर कि जैसे होल तो पूर्ण हो गया, और पार्ट अंश विधि होगी। पूर्ण के अंदर मैं ये कहूँ कि पूरा सूझबूझ विधि आ जाएगी, जो गेस्टाल्ट विधि है, कि पहले मुझे पूरा का पूरा देखना है, फिर उसकी बारीकियों को देखना है। फिर अंश में, अंश विधि के अंदर पार्ट मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, पार्ट को क्लियर करते हुए पूरे को कंप्लीट करना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। होल के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम उसके पार्ट्स को, पहले वो होल देख के फिर हम पार्ट्स की तरफ जाते हैं, और पार्ट्स में हम पार्ट्स देख के फिर होल्स की तरफ जाते हैं। क्लियर? फिर है पथ प्रदर्शन तथा संकेत, गाइडेंस एंड क्लूज। इसके अंदर सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। मार्गदर्शन के कारण बच्चे के समय तथा शक्ति भी बचती है। जैसे हम ये कहें कि गाइड देने वाला कोई हो, जैसे कई बार आप कहते हो ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है, कैसे कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अगर आपको गाइड मिल जाती है तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, और इजिली आप अपने जो एम है उसको डिसाइड कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल के अंदर हम ये कहें कि टाइम टेबल बहुत जरूरी है। विदाउट टाइम टेबल तो हम ये कहें कि कोई भी काम हम नहीं कर सकते। एक इजिली हो जाता है, हमें एक पता होता है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ये क्लास लेनी है। एक टीचर होने के नाते, और एक स्टूडेंट्स जब टाइम टेबल बताता है तो उसको ये पता होता है मुझे मेरी कमियां कहाँ कहाँ हैं, किस सब्जेक्ट में है, और मुझे कितना टाइम उसको देना है। ये टाइम ऑफ लर्निंग भी इसी के अंदर आ गया, जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं उसको भी करा रही हूँ साथ में, ठीक है। उसमें कितना मुझे ध्यान देना है, और कितनी अपनी कमियों को दूर करना है, और मुझे कितनी पावर लगानी है उसके अंदर। फिर है परिणामों का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ द रिजल्ट, जिसके अंदर हमें ये पता होता है कि जब रिजल्ट इवेल्युएशन हो जाता है तो रीफोर्समेंट का काम करते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसको फिर से मुझे दूर करना है उन कमियों को जानकर। तो ये लर्निंग थी बेटा, ये कंप्लीट होगी। एक बार देखो कोई पॉइंट रहता है तो मुझसे पूछो।
मैम ये गेस्टोल जो मेथड है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा। क्या शबनम? मैम ये थी ना गेस्टोल विधि। गेस्टाल विधि? यस मैम। बेटा सूझबूझ का सिद्धांत क्या कहता है, मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी कमरे के अंदर किसी के घर में जाते हैं तो हम पूरे घर को एक साथ देख लेते हैं, या किसी रूम में एंटर करते हैं तो पूरे रूम को एक बार ऐसे देखा और हम आ जाते हैं कि इतना बड़ा रूम था, ठीक है। लेकिन वहां रखी हुई चीजों को जब हम तब देखते हैं जब हम रूम के अंदर एंटर कर लेते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे उस रूम की चीजों को देखना शुरू करते हैं कि सीनरी अच्छी थी, पोर्ट अच्छा था, टेबल अच्छा था, कर्टन अच्छे थे, ठीक है। धीरे धीरे हम उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह गेस्टाल के अंदर क्या हुआ? मैम मतलब ये किसी चीज को बारीकी से समझना। पहले हम होल पार्ट को देखते हैं, यानी पूरे पूरे रूम को देखते हैं, फिर हम उसके पार्शियल यानी पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे चिंपैंजी वाला था कि चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और एक तरफ केले टांग दिए गए, और उस पिंजरे के अंदर एक स्टूल था, एक छड़ी रखी हुई थी। तो चिंपैंजी ने पहले चारों तरफ देखा और उसको केले को उतारने की कोशिश की, नहीं उतरे उससे, तो उसने चारों तरफ देखा, फिर उसको टेबल दिखाई दिया, फिर उसने टेबल लगाया और फिर उसको केले उतारने की कोशिश की, नहीं उतरे, फिर उसने फिर चारों तरफ देखा, फिर उसको छड़ी दिखाई दी, फिर छड़ी ली, उस टेबल के ऊपर चढ़ा और छड़ी उसको मारी, तब उसको केले मिल गए। तो ये क्या है कि हम कभी भी देखें तो पूरी चीज को देखते हैं। कई बार आप लोग नहीं कहते, हाँ मैं उसके घर गया था लेकिन मैंने इतने गौर से नहीं देखा, मुझे ये पता है कि इतने रूम थे, ऐसे था, लेकिन वहां रखी हुई चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। हम होल पार्ट को एकदम से देख लेते हैं, लेकिन पार्ट को हम फिर ध्यान से बाद में देखते हैं। क्लियर? हाँ मैम है अभी। और कोई? मैडम एक चीज पूछना था मैम। पूछो। मैडम एग्जाम का जो डेट है वो फिक्स है या आगे पीछे होगा मैम? हो सकता है मे भी आगे पीछे हो जाए। नहीं मैम, वही एक्चुअली टिकट बनाना था। टिकट बनाएंगे तो वही कंफर्मेशन नहीं ना है कि आगे पीछे हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो वो जाएगी। तो बेटा अभी टाइम लगेगा उसको एग्जैक्ट बताने के लिए। तो आगे देखिए, ई लर्निंग करवाने की जरूरत है, हम डिस्कस कर चुके हैं ई लर्निंग का। यस एक बार देख लो आप लोगों को ई लर्निंग के अंदर कहीं भी जरूरत हो तो। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम मैंने आईसीटी मतलब क्वेश्चन पेपर जो पीडीएफ आए थे उसमें मैंने आईसीटी के बारे में पढ़ा था, और जब मैं ये पढ़ रही थी ये दोनों सेम लग रहे थे। क्या ये दोनों सेम ही है मैम? एक तो शबनम क्या आईसीटी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये और अभी जो ई लर्निंग अभी आप करवाने वाले हैं मैं इसके बारे में कह रही थी, क्या ये दोनों सेम है? बेटा ई लर्निंग और आईसीटी देखो है हाँ यस दोनों ही ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ आईसीटी इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलना वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप के अंदर जब इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। जैसे आपको इंफॉर्मेशन है, आपको कहीं से भी मिल सकती है इंफॉर्मेशन। आप अपना फोन देख रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई,
ठीक है, आप न्यूज देख रहे हो तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको किसी पर्सन ने बताया तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तब आपने सेकंड पर्सन से कम्युनिकेशन शुरू किया या आपने ग्रुप में कम्युनिकेशन शुरू किया। ये क्या है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की इसके अंदर हेल्प लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड एरिया तक आपने, यानी हम www जो हम कहें कि इंटरनेट का यूज कर रहे हो आप लोग, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। अब पहले क्या था कि आपने सूचना देनी होती थी पहले जमाने में, तो राजा महाराजा क्या करते थे? ढोल नगाड़े बजवाते थे हर चौपाल के ऊपर, और वो एक जगह ढोल बजाने लग जाता था, और जब वो ढोल बजाता था तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो इकट्ठी ही इंफॉर्मेशन सबको दे देते थे। ठीक है, और कम्युनिकेशन हम कैसे करते थे? पहले लेटर हम भेज देते थे या कबूतर के थ्रू हम कर देते थे कि मुझे कम्युनिकेशन करना है, हम मेरी बात उस तक पहुंचेगी नहीं लेकिन मुझे अपना मैसेज उसको कन्वे करना है। तो मैंने अब क्या किया, सेंडर क्या करेगा कि रिसीवर के पास मैसेज भेजेगा। ठीक है, मैसेज भेजने के लिए उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम कैसा भी हो सकता है उसके पास। आईसीटी के अंदर देखो सेंडर, रिसीवर और मीडियम है ना, आप लोगों ने लिखा होगा इसके अंदर, यस मैम। ये है ना। देखो आईसीटी का हाँ, क्वेश्चन हाँ, मोस्टली आ जाता है। आईसीटी के अंदर, आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया। सी क्या है? कम्युनिकेशन है। टी क्या है? टेक्नोलॉजी है, जहां पर सूचना संप्रेषण तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। और रिसीवर, सेंडर क्या करता है? अपना मैसेज रिसीवर को भेजता है, लेकिन उसके लिए कोई माध्यम होना बहुत जरूरी है। माध्यम होने के लिए उसके साथ कई बार क्या करते हैं, माध्यम के अंदर कई बार रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, बैरियर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम ये कहें, या तो वो फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, ठीक है, या आपके मैसेज नहीं पहुंच रहा है किसी भी तरह से। ठीक है, कोई बाहरी रुकावटें आ सकती हैं, इन्वायरमेंटल हो सकती है, बाहर का शोर शराबा हो सकता है कि आवाजें आ रही हैं, शोर आ रहा है, जिससे आपकी डिस्टरबेंस हो रही है, आपकी मैसेज जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ये क्या है? जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन आपने भेजनी है सेंडर ने, वो रिसीवर के थ्रू, रिसीवर के पास थ्रू मीडियम, वो क्या है? टेक्नोलॉजी। क्लियर। और आईसीटी और ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जिसको हम ये कहें कि अभी आप क्या कर रहे हो? ई लर्निंग कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, जो आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते हो, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जिसके अंदर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हो कि हाँ मुझे जब टाइम मिलेगा मैंने देख लेना है। अपनी गति के अनुसार देखते हो कि जहाँ ठीक है मेरी स्पीड स्लो है, तो मुझे ये रुक रुक के मुझे ये वीडियो देखनी है, किस तरह से मुझे ये मेथड यूज करना है, मुझे ये स्टोर रखना है, स्टोरेज करना है। तो ये क्या है? ये मेरी पेस के अकॉर्डिंग है, कि मेरी गति के अनुसार है, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग है। जब मुझे जहां मुझे जरूरत होगी, मुझे ई लर्निंग यानी मुझे उसको सीखना है, मेरी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे उसको सीखना है, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग मुझे सीखना है, मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे सीखना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जिसके अंदर हम ये कहें कि मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मेरी पेस के अकॉर्डिंग, मेरी हेल्प के अकॉर्डिंग, मुझे कहाँ कहाँ जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यस मैम। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर है बेटा। आप कोई ड्राइव यूज, पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, सीडी यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, ये पूरा ई लर्निंग आ जाएगा। ये पार्ट है आईसीटी का। ओह, इट्स अ पार्ट्स ऑफ आईसीटी, राइट मैम। तो इसमें जो मैम आईसीटी में जो फायदे बताए गए हैं और ई लर्निंग है मैम, तो इसके फायदे हम ई लर्निंग से भी रिलेट कर सकते हैं ना? हाँ, मिलते जुलते हैं बेटा, उसके बेनिफिट्स हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सिमुलेटेड मोड आता है इसके अंदर, या हम कहें कि अपने बेस के अकॉर्डिंग है, अपनी ज्यादा उसमें ज्यादा आ जाएंगे बेनिफिट्स आईसीटी के अंदर, क्योंकि वो वाइड एरिया के अंदर आ गया है।
और ये एक पर्टिकुलर चीज के अंदर आ गया है, ठीक है। ओके मैम। और कुछ पूछना है किसी को? और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है बेटा? तो ये टॉपिक हो गए हैं बेटा, आज के 2 टॉपिक हो गए हैं कंप्लीट। अब भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। मैम जो आपने कल पीडीएफ भेजी थी वो किस चीज की थी? बेटा वो आप लोगों के लिए नहीं थी, वो गलती से आप लोगों के ग्रुप में चली गई, वो बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए थी। ओके मैम। अगर ऐसा होता तो आपको वापस भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सेकंड ईयर वालों के लिए थी। मैम पेपर 4, 5 की पढ़ाई नहीं होगी? क्या? उस ग्रुप में हम लोग नहीं हैं, कौन से ग्रुप में नहीं हो आप लोग? जिसमें आप वो डाले थे पीडीएफ वाले ग्रुप में। तो बेटा वो बीएड सेकंड ईयर का है, आप फर्स्ट ईयर में हो। मतलब नहीं है उस ग्रुप में। खुशबू, मैम ये पूछ रहे हैं जैसे कि अभी 2 क्लासेस हो रही है मैम, तो 2 बुक्स की हो रही है, पेपर 3 एंड 1 मोर थिंग मैम, बट हमारे पास जो है वो 5 बुक्स हैं, तो इसके लिए अलग क्लासेस रहेंगे या आप ही कराओगे ये? अभी 2 क्लासेस हो रही है ना बेटा आप लोगों की? हाँ मैम, हाँ 2 क्लासेस हो रही है, तो हाँ, सबको यही कंफ्यूजन है मैम कि जो बाकी जो रह गए उनकी क्लासेस आप ही कंप्लीट करवाओगे या अलग से उनके लिए लिंक आएगा या अदर टीचर? हम ही कंप्लीट कराएंगे, टेंशन मत लो, हो जाएगा वो भी। वही ओके पूछे मैम। मैम पेपर 4, 5 के बारे में। हाँ बेटा हो जाएगा, ठीक है। आज क्लास होगी 1 बजे ही, मैसेज मैं सबको अभी व्हाट्सएप पे कर देती हूँ, ग्रुप में कर देती हूँ। मैम वो क्लास में एक कंफ्यूजन मैम, जैसे आप बुक से कराते हो पेज नंबर 78 एंड 75, जो भी आप पेज नंबर बताते हो, बट वो क्लास में टॉपिक एंड पेज नंबर वाइज नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मैम। कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लेती हूँ उस बारे में। हाँ अगर सर पेज नंबर बताए तो वो अकॉर्डिंग पे हमारे पास जो है वो मटेरियल है, हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर क्लास अगर बंद भी कर दे क्लास लेने के बाद तो वो हम समझ सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद भी, बट वो टॉपिक और चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर पेज नंबर हमें पता ही नहीं होता मैम। कोई बात नहीं, हाँ बस यस मैम, ये बात मैं भी बोलने के लिए काफी टाइम से सोच रही थी बट बोली नहीं। कोई बात नहीं, सर मैं पढ़ा सर तो मैम सर जो है वो बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा क्लियर करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि सर कौन सा टॉपिक करा रहे हैं, कौन से पेज नंबर पे करा रहे हैं। अगर बीच में भी क्लास अगर हम अटेंड करते तो ये क्लास में ऐसा है कि आप पेज नंबर बोलते हो तो हम वो पेज नंबर पे फटाफट पहुंच जाते हैं, बट वहाँ पे समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से खत्म हो गया। सही। चलो ठीक ऐसे है, सर तो बोले ना जो मतलब मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, बाहर से नहीं, मतलब आपके सिलेबस के अंदर से ही है, लेकिन मैं कोई पेज नंबर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। Yeah, we know very well that it will be coming our syllabus, ठीक है but बेटा, कैसे जाने का? मैं डिस्कस कर लूंगी सर से, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। Okay, ओके well, ओके बेटा। thank you.